आज के दौर में इंफॉर्मेशन ओवरलोड का एक क्राइसिस चल रहा है इंटरनेट पे, जिसमें आपको हर वक्त सब कुछ बताया जा रहा है। आपको समझ ना भी आए तो भी आपको समझाया जा रहा है, क्रिएटिंग द इल्यूजन कि जो आपको चीज़ बताई जा रही है वो आपको समझ आ रही है, लेकिन इनफैक्ट समझना टेक्स एफर्ट। पिछले कुछ हफ्तों में आई हैव बिन रिसर्चिंग हेविली एंड कलेक्टिंग फैक्ट्स टू प्रिपेयर दिस वीडियो टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड the situation that is actually happening in Palestine and why your support is needed. This is the history behind everything that is currently happening between Palestine and Israel, explained to you like you're a 5-year-old. In against Israel. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक खूबसूरत लैंड जिसका नाम फ़लस्तीन, वहाँ पे अमन हुआ करता था, पीस। कि एक दिन अचानक से ज़ायनिज़्म इन्वेंट हुई। ज़ायनिज़्म एक कल्चरल मूवमेंट है। जैसे हर मूवमेंट का एक गोल होता है, वैसे ही ज़ायनिज़्म का गोल है कि ज्यूज़ का अपना एक स्टेट होना चाहिए। उनको वो स्टेट अपनी चाहिए पैलेस्टाइन में, एक ऐसी स्टेट जो कि उनका है ही नहीं। वो चाह रहे हैं कि वो उनकी हो, क्योंकि उस ज़मीन के साथ उनके अपने कल्चरल और रिलीजियस कनेक्शंस हैं। तो उन्होंने एक दिन जाके फ़लस्तीनियों को बोला कि भाई बात सुनना, तुम्हारी ज़मीन हमें बड़ी अच्छी लगती है। तो उन्होंने कहा कि यार हम यहाँ रह सकते हैं। पैलेस्टीनियंस ने बोला हाँ ठीक है, आप अमन के साथ रहेंगे तो हम रह सकते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैंने अपने कोई 10,000 और ख़ानदान वालों को भी बुला लिया, कोई मसला तो नहीं है। फ़लस्तीनियों को थोड़ा बहुत एतराज़ था, लेकिन उन्होंने अपना एतराज़ ज़ाहिर नहीं किया क्योंकि अभी तक कोई वायलेंस नहीं हुआ था। फिर हुआ वर्ल्ड वॉर 1। इस वॉर के रिजल्ट्स में ऑटोमन एम्पायर फेल कर गया और ब्रिटिश एम्पायर पास कर गया। ब्रिटिश ने फिर ज़ायनिस्टों की इमिग्रेशन बढ़ा दी, जिसकी वजह से पैलेस्टाइन में ज़ायनिस्ट ज्यूज़ की लाखों में पॉपुलेशन बढ़ गई। लोकल पैलेस्टीनियंस को नेचुरली इस बात से हुआ मसला कि हमने उंगली क्या दी, ये तो पूरा हाथ खींच रहे हैं। और फिर शुरू हुए उनके दरमियान झगड़े। बेसिकली झगड़ा ये था कि पैलेस्टाइन नामी बच्चे के टेबल पे आके इजराइल बैठ गया, क्योंकि टीचर ने उसे बोला, टीचर इन दिस केस ब्रिटिश इमिग्रेशन है, अब टीचर के कहने पे फ़लस्तीन भी कुछ नहीं बोल सकता। तो इजराइल आके बैठ गया उसके साथ और वो हाथ ऐसे करके बैठ गया। फ़लस्तीन कह रहे ये मेरी साइड है, तुम अपना हाथ हटाओ। इजराइल कह रहा है नहीं ये मेरी साइड है। अब टीचर ने इजराइल को टेबल पे बैठा के मुंह मोड़ लिया और उन्होंने वाइट बोर्ड पे लिखना शुरू कर दिया। टीचर तो देख नहीं रही, तो इजराइल ने कहा कि यार ये पूरी टेबल मेरी है। तो ये तो सही बात नहीं है ना भाई। फिर जब टीचर मुंह मोड़ी तो टीचर ने देखा ये दोनों तो झगड़ रहे हैं, तो टीचर ने इजराइल को क्लास से बाहर निकाल दिया। मतलब ब्रिटिश ने ज़ायनिस्ट ज्यूज़ की इमिग्रेशन रोक दी, लेकिन ज़ायनिस्ट ज्यूज़ की दर हट गई। तो उन्होंने अपने मिलिशियाज फॉर्म किए ब्रिटिश और फ़लस्तीनियों से लड़ने के लिए। फिर हुआ वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफिक इंसिडेंट्स इन ह्यूमन हिस्ट्री नोन एज द हॉलोकॉस्ट, जिसकी वजह से बहुत सारे ज्यूज़ हैड नो होम टू गो एंड वर डिस्प्लेस्ड। तकरीबन 2 मिलियन लोग मर गए थे। इसीलिए दुनिया ने काफ़ी रहमदिली फरमाई ज्यूज़ पे। दैट रिजल्टेड इन द वर्ल्ड ऑल्सो सपोर्टिंग ज़ायनिज़्म, जिस पे फ़लस्तीन का अंडरस्टैंडेबल रिस्पॉन्स था कि हाँ हॉलोकॉस्ट बहुत बुरा था, लेकिन हॉलोकॉस्ट के बुरे होने का मतलब ये नहीं है कि हमारी ज़मीन पे कब्जा करना सही है। पिछली टीचर चली गई, नई टीचर आ गई जिनका नाम था यूएन। यूएन ने बोला कि बेटा ऐसा करो, अपनी टेबल को आधा काट के ये उसको दे दो ताकि उसकी अलग, तुम्हारी अलग टेबल हो, बीच में थोड़ा हिस्सा छोड़ देना, क्योंकि बीच में मस्जिद अल अक्सा है जो कि रिलीजियस पर्पसेस के लिए इंटरनेशनल एरिया डिक्लेयर किया जाएगा। 1948 आया जिसमें अरब और इजराइल की वॉर हुई, जिसमें इजराइल जीत गया। अब जंग चुके इजराइल जीत चुका था, तो इजराइल थोड़ा चौड़ा हो गया कि भाई देखो हम जंग जीते हैं। यूएन गया तेल लेने। ज़्यादा पार्ट जो है ना पैलेस्टाइन का वो हमारा है, बल्कि ज़्यादा पार्ट को मारो गोली, पूरा का पूरा वेस्टर्न जेरूसलम हमारा है, resulting in many Palestinians being displaced who themselves came to them when they were displaced. At variance with this picture,
are the camps outside Israel's borders, where more than 1 million Arab refugees maintain a miserable existence and demand the right to return to the homes in Palestine from which they say they were dispossessed during the war. फिर 1967 में एक वॉर हुई जिसमें इजराइल ने गोलन हाइट्स, गजा, वेस्ट बैंक और इजिप्ट का एक हिस्सा वो भी कैप्चर कर लिया। अब थोड़ी बहुत जितनी भी टेबल बची थी फ़लस्तीन की, वो भी इजराइल ने कह दिया कि यार ये भी मेरी है। फ़लस्तीन की बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी। मेरी बर्दाश्त की एक हद है। Because Israel had So please don't limit the cross, resulting in the first intifada. इंफितादा से मुराद इनकलाब के लिए प्रोटेस्ट। फ़लस्तीन का एक दोस्त था पीएलओ के नाम से, और पीएलओ ने फिर कहा कि यार ठीक है ना, अब उसने टेबल ले लिया तो उसकी ही है टेबल। फ़लस्तीन ने कहा कि यार तू मेरा दोस्त हो के ये कह रहा है। पीएलओ ने इजराइल को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज कर लिया। तो फ़लस्तीनियों ने ये देख के फिर अपने आप में ही एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जिसका उन्होंने नाम रखा हमास, जिनका गोल था गजा स्ट्रिप को गवर्न करना। देन टुक प्लेस द ओस्लो अकॉर्ड्स। ओस्लो अकॉर्ड्स बेसिकली एक उन दोनों के दरमियान अग्रीमेंट थी कि पीएलओ कह रहा था कि हाँ मैं तुम्हें ऑफिशियली रिकग्नाइज करता हूँ इजराइल, और इजराइल कह रहा था हाँ पीएलओ मैं भी तुम्हें ऑफिशियली रिकग्नाइज करता हूँ। एक मीटिंग हुई जिसका नाम था कैंप डेविड समिट, जिसका मकसद था इजराइल और फ़लस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको एंड करना। लेकिन उस मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं निकला। वो समिट बगैर किसी फैसले के ख़त्म भी हो गया, जिसकी वजह से शुरू हुआ दूसरा इंफितादा। मगर मंडियों में माल नहीं, भूख है खुराक नहीं, जुल्म है इंसाफ नहीं, जंग है मैदान नहीं, दीन है ईमान नहीं, इस्लाम भी सलामत नहीं, फौजों का तताया दरबे अज़ब लाया। 5000 फ़लस्तीनी और 1400 इजरायली जा बहाक हो गए। इजराइल स्केप्टिकल हो रहा था कि यार ये लग तो नहीं रहा कि पीस चाह रहे हैं, इवन दो वो चाह रहे थे, लेकिन जो मीटिंग थी वो बगैर किसी रिजल्ट के एंड हो गए। अब 2006 में हमास ने इलेक्शन जीत लिया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को फतह से सेपरेट कर लिया। फतह पीएलओ जैसे ही एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है जो कि कहती है कि हम फ़लस्तीन के दोस्त हैं, लेकिन फेवर इजराइल को करती है, जिसकी वजह से हमास फतह से अलग हो गया। अब यहाँ पे ज़रा गौर फरमाइएगा। बेसिकली फ़लस्तीन को पता चला कि ये जो मेरी टेबल कटती जा रही है और इजराइल को दी जा रही है, इसमें ना सिर्फ टीचर का हाथ है बल्कि प्रिंसिपल का भी हाथ है। प्रिंसिपल इन दिस मैटर इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी वजह से प्रिंसिपल ने कहा कि इनको एड देना भी रोक दो और ये टेररिस्ट है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी अथॉरिटी से सेपरेट हो गए। वो अथॉरिटी जो इजराइल को फेवर करती थी, इजराइल जो कि बना उनकी ज़मीन को तोड़ के, वो ज़मीन की अथॉरिटी उनको फेवर कर रही है। जो इस चीज़ के अगेंस्ट है उसको टेररिस्ट का किरदार दिया गया है। 2007 में हमास ने फिर गजा क्लेम कर लिया। अगले साल फिर इजरायली फ़ौज ने वेस्ट बैंक के कुछ मेंबर्स का कत्ल किया, जिसके रिस्पांस में गजा ने इजराइल पे कुछ रॉकेट्स छोड़े, जिसमें 13 इजरायली डेथ्स हुई। अब इसके रिस्पांस ने फिर इजराइल ने जवाबी हमला किया गजा पे, रिजल्टिंग इन 1440 पैलेस्टीनियंस डाइंग, लेकिन यूएन ने सिर्फ 1385 रिपोर्ट की। 2013 में फिर इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान एक निगोशिएशन हुई। ऑब्जर्वर स्टेट एक प्रिविलेज होता है जो कि यूएन की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें आप हिस्सा नहीं तो कम से कम देख सकते हैं। ये प्रिविलेज फ़लस्तीन को दिया गया। इससे फ़ायदा फ़लस्तीन को ये होता है कि वो अपने इस प्रिविलेज को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो अपनी फुल स्टेटहुड अचीव कर सकें और अपनी ज़मीन वापस ले सकें। ये इजराइल के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ था। इजराइल नहीं चाह रहा था कि भाई हमसे हमारी ज़मीन चली जाए जो हमने कब्ज़ा की है। तो इजराइल ने कहा कि भाई हम 104 लोग हमने आपके कैद में रखे, वो हम रिहा कर देंगे, आप बस अपना ये प्रिविलेज ऐसे इस्तेमाल ना करना, वरना ज़मीन जो हमने आपकी कब्ज़ा की है वो चली जाएगी। मगर 2014 में फिर इजराइल ने जो वादा किया था कि हम सारे के सारे कैदी रिहा कर देंगे, उन्होंने सारे नहीं किए। 26 कैदी अभी तक रहते थे। अब वो रिहा नहीं किए तो ये अग्रीमेंट के ख़िलाफ़ था। तो इसीलिए फ़लस्तीन ने अपना इस प्रिविलेज को इस्तेमाल करते हुए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने की कोशिश की। एक दूसरे पर नॉन स्टॉप दोनों हमले करते रहे तो इजराइल ने बोला कि यार ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो इसलिए एक ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज, जिसमें इजराइल ने गजा पर 50 दिन तक हमला किया, जिसमें 2000 फ़लस्तीनी जा बहाक हो गए। फिर दिसंबर 2017 में ट्रंप जब यूएस का प्रेसिडेंट बना और सिंस यूएस सबका प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल साहब ने बोला ये जो टेबल है ना ये और काटो और जेरूसलम को इजराइल का कैपिटल कर दो और उसमें ही यूएस एम्बेसी शिफ्ट कर दो। इस फैसले ने फिर वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट को बढ़ाया।
फिर 2020 में ट्रंप ने इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान एक प्लान बनाया फ़लस्तीन को बगैर पूछे, लेकिन एक्चुअल में ये इजराइल को फेवर करने का एक प्लान था। वेस्ट बैंक के कुछ हिस्से इजराइल को देके 1000+ फ़लस्तीनियों की इत्तेहादी सफाई की गई, एथनिक क्लेंजिंग। इस क्लेंजिंग के खिलाफ जिन भी लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया उन पर इजरायली फोर्सेस ने अटैक किया और जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद अल अक्सा में स्टॉर्म करके करीबन 180 लोगों को ज़ख्मी किया। इसकी वजह से फिर हमास ने इजराइल को एक अल्टीमेटम दिया कि अगर वो वहाँ से अपनी फोर्सेस विदड्रॉ नहीं करेंगे तो हमास इजराइल पे अटैक करेगा, और इजराइल ने कुछ नहीं किया तो हमास ने इजराइल पे रॉकेट्स फायर कर दिए। इजराइल ने फिर उसका जवाबी हमला किया जिसमें 256 फ़लस्तीनी और 13 इजरायली लोग जा बहक हो गए और इजराइल का हुआ ऑपरेशन ब्रेकिंग डॉन। हमास जैसी ही एक और ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था PIJ, जिसके लीडर को फिर इजराइल ने गिरफ्तार कर लिया। उनके कमांडर और एक मिलिट्री लीडर को भी मारा गया, जिसकी वजह से फिर फ़लस्तीन ने जंग का ऐलान किया। इस हमले में तकरीबन 85 फ़लस्तीनी जिसमें 17 बच्चे भी जा बहक हो गए। हमास ने फिर इजरायली सेटलर्स के खिलाफ फ़लस्तीनी मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन और हज़ारों फ़लस्तीनियों को कैदी करने की वजह से इजराइल पर जवाबी हमला किया एयर स्ट्राइक से, जिसके नतीजे में 250 इजरायली सिविलियंस जा बहक हो गए। इजराइल ने भी फिर जंग का ऐलान किया और हवाई हमले शुरू किए, जिसके नतीजे में पहले महीने में 18,000 फ़लस्तीनी जा बहक हो गए और 14 लाख फ़लस्तीनी लोग अपने घरों से डिस्प्लेस हो गए। मेरी इस दरियाफ्त रिसर्च के दौरान एक दिलचस्प हकीकत ये थी कि मुझे इंटरनेट ने एक ख़ास नैरेटिव की तरफ इशारा किया। कोई भी खबर और दुरुस्त डेटा ढूंढना नामुमकिन के करीब है, लेकिन इस वक्त एज वी स्पीक लोग मर रहे हैं और लोग मारे जा रहे हैं। I hope this video was able to provide you with enough information so you understand what and why whatever is happening and who actually needs your support. डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के एंड में एक लिंक है मेरे पेट्रियन की। अगर आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो 50% of all proceedings of my Patreon are going towards the aid of Gaza. Thank you.